सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का जो टॉपिक है वो BLS सेंटर के बारे में होगा। सबसे पहले सॉरी कि मैं आपके लिए बहुत सारी वीडियोस नहीं निकाल पा रहा हूँ। मैं काफ़ी टाइम के बाद वीडियोस निकालता हूँ, मैं जानता हूँ। कनाडा बहुत बिजी लाइफस्टाइल बना चुका है मेरी। वर्क लाइफ बैलेंस, असाइनमेंट और ट्रैवलिंग बहुत टाइम ले लेता है मेरा। तो मैं प्रायोरिटी उन चीज़ों को देता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि पहले सेट हो जाऊँ और धीरे धीरे मैं फिर बाकी सेटलमेंट भी करूँगा। तो जो वीडियोज़ मैं लेके आऊँगा, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो, इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो हो। तो आज जो मैंने सीखा है, जो BLS सेंटर के बारे में सीखा है मैंने, क्या टिप्स देना चाहूँगा। और एक्सपायरी आपके लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होगा, एक्सपायरी को लेके, कि बहुत लोग सोचते हैं एक्सपायरी कैसे बढ़ेगी। तो ये वाली जो इन्फॉर्मेशन है मैं लास्ट में बताऊँगा कि मैंने क्या ट्रिक अपनाया। और आप ये चीज़ ज़रूर देखना मेरे सेकेंड थर्ड पार्ट में वीडियो के। तो स्टे ट्यून, एंजॉय द वीडियो। को आना है आपके ब्राउज़र पे और वहाँ पे आपको टाइप करना है BLS इंटरनेशनल सर्विसेज कनाडा। जो सबसे पहले जो लिंक आ रही है आप उस पर क्लिक करो, BLS इंटरनेशनल। और फिर ये आप क्लोज कर सकते हो। आपको तीन ऑप्शन दिया गया है, तीन ज्यूरिडिक्शन। तो आपके लिए जो भी एप्लीकेबल है आप उस पर आप जा सकते हो। टोरंटो, ओटावा, वैंकूवर। मेरे लिए टोरंटो था तो मैं टोरंटो जा रहा हूँ। यहाँ प्रोसीड पे क्लिक करना आप। यहाँ पे एक पॉपअप आ रहा है जो कि बता रहा है कि वॉक इन ड्राइव कब तक होती है। 8 AM से लेकर 1 PM के बीच में आपको आपको मौका देते हैं कि आप, अगर आपको कोई भी सर्विसेज चाहिए तो आप आ सकते हो वॉक इन के लिए। और कहाँ आना है? ब्रैम्पटन, मिसिसागा या टोरंटो, अगर आप टोरंटो सेलेक्ट करते हो। इसको आप क्लोज करना। यहाँ पे आप पासपोर्ट सर्विसेज और न्यू बुकलेट एंड और रिन्यूअल टैब पे आप क्लिक करना। फिर यहाँ पे 5 टैब दिए गए हैं, तो अगर आपको इन्फॉर्मेशन पढ़नी है आप पूरा पढ़ सकते हो। और एप्लीकेशन फ़ी के बारे में आपको जानना है तो यहाँ पे आप क्लिक करना है। यहाँ पे सारे इन्फॉर्मेशन दी है। अगर आपका डैमेज हो गया, लॉस्ट हो गया, या आपको तत्काल सर्विस चाहिए, या आपका री इशू करना है किसी और वजह से, तो यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। और उनके प्राइजेस क्या क्या है। यूजुअली मेरे केस में मुझे पता है कि टोटल फ़ी, ये लास्ट फ़ी नहीं होती, इसके आगे टैक्स भी जुड़ता है, BLS फ़ी भी जुड़ती है। तो ये लास्ट नहीं है, मोस्टली इनसे फीस जो भी मेंशन की इनसे ज़्यादा ही जाती है। तो डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट की तरफ चलते हैं अब। तो मैं वीडियो में धीरे धीरे जो भी टैब्स आते हैं उसमें जितनी भी एप्लीकेशन भरनी होगी मैं भर भर के पूरी वीडियो आपको आगे लेके जाऊंगा ताकि आप लोग को बेनिफिशियल हो ये वीडियो। तो यहाँ पे चेकलिस्ट है, यहाँ आप क्लिक करना। तो आपको इसका प्रिंट आउट लेना है और BLS सेंटर लेके जाना है। तो ये जो डॉक्यूमेंट है बहुत क्रूशल है ये भी। तो जो भी डॉक्यूमेंट है सारे क्रूशल है। अब यहाँ पे मोस्टली केसेस में यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है इसका आंसर नो होगा। क्वेश्चन आप पढ़ सकते हो, इज देयर एनी चेंज इन योर पेरेंट्स नेम देन द पेरेंट्स नेम मेंशन इन द एग्जिस्टिंग पासपोर्ट। तो जैसे मैंने कहा ये नो होगा मोस्ट प्रोबेबली। बट अगर आपके केस में ये है तो आप यस भी कर सकते हो। अब यहाँ पे जितने भी कॉलम्स दिए हैं यहाँ पे आपको यस नो वगैरह नहीं करना, आपको सारे में आपके लिए जो भी एप्लीकेबल है टिक मार्क करना है, ठीक है। टिक मार्क कह लो या चेक मार्क। पहला क्वेश्चन है ए, चेकलिस्ट, जो कि ये डॉक्यूमेंट है आपको लेके जाना है, तो यहाँ पे आपको टिक करना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, ये मैं आगे आपको बताऊंगा कैसे करना है, भरना कैसे, कहाँ मिलेगा मैं बताऊंगा। इंडियन पासपोर्ट ओरिजिनल एंड कॉपी, एनेक्चर ई, ये भी मैं बताऊंगा आगे कैसे भरना है। प्रूफ ऑफ प्रेजेंट कैनेडियन एड्रेस, इसके लिए आपका हो सकता है ओंटारियो ड्राइविंग लाइसेंस, हो सकता है लीज, हो सकता है आपका कोई यूटिलिटी बिल हो, और लीज अग्रीमेंट। तो जो भी आपके पास प्रूफ ऑफ कैनेडियन एड्रेस है वो यहाँ एप्लीकेबल होगा। स्टेटस इन कनाडा हो सकता है वर्क, स्टडी, विजिटर। जो भी आपका स्टेटस है उसका जो आपको परमिट मिला है वो। आपको फीस के लिए आपके पास दो दो तरीके हैं, या तो आप कैश लेके आ सकते हो या तो डेबिट कार्ड, ठीक है। और 2 फोटोग्राफ्स, और जो फोटोग्राफ्स होंगी पासपोर्ट साइज नहीं चलेंगी, 2x2 की फोटोग्राफ्स ही लेके आना। अगर कोई यहाँ पे आपका रिश्तेदार आ रहा है ट्रैवल करके, तो मतलब इंडिया से अगर आप लेके आ रहे हो तो आपको सस्ता पड़ेगा, यहाँ पे कॉस्टली पड़ता है। लेकिन अगर आपको बहुत ही अर्जेंट है और यहाँ पे काम है जो भी, तो आप प्लीज़ यहीं पे कर लेना। वेट मत करना कि इंडिया से ही लेके आना। तो ये फोटोग्राफ्स 2x2 होनी चाहिए। किसी के लिए मैरिज डॉक्यूमेंट, जैसे कि आपका स्पाउसल नाम ऐड करवाना है या किसी का डिवोर्स हुआ है डिलीट करवाना है, तो उन सब के डॉक्यूमेंट्स आप लेके आना। यहाँ पे जितने भी डॉक्यूमेंट्स की बात हो रही है आप प्लीज़ ओरिजिनल प्लस जीरोक्स लेके ही आना वहाँ पे। आप जाते नीचे यहाँ पे
एप्लीकेशन नेम आपका नाम डालना, ARN नंबर आपका होता है एप्लीकेशन नंबर, ये मैं बताऊंगा आगे कैसे मिलने वाला है। BLS सेंटर आपका जो भी है, सेंटर मिसिसागा, ब्रैम्पटन, टोरंटो, जो भी डालना वो डालना, डेट डालना। लास्ट के 3 लाइन आपकी लेनी ऑफिशियल्स के भरने के लिए, तो आप छोड़ देना। अब आगे जाते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग इंस्ट्रक्शंस अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ लेना, मैं आगे बताता हूँ आगे और क्या है। प्रोसेसिंग टाइम की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे बताया गया कि नॉर्मल ही 8 वीक्स तो आराम से लग ही जाएंगे, जो कि मुझे भी BLS सेंटर जब मैं गया था उन्होंने भी यही बोला, करंट टाइमलाइन ये है। फॉर्म एंड एनेक्शर ई, जैसे हम यहाँ पे चेकलिस्ट में देख चुके हैं, एनेक्शर ई चाहिए हमें। तो यहाँ एनेक्शर ई पे आप क्लिक करना। तो पहला है आय, मेरे केस में आपका नाम यहाँ लिखना है, मेरे केस में होगा आय शिवम, सन ऑफ मेरे पापा या फादर का नाम, डॉटर वाइफ, जो भी आपके केस में आपको जिसका भी नाम यहाँ भरना आप भर सकते हो। आपके लिए ऑप्शन दिए वाइफ, डॉटर, सन, तो आप यहाँ भरना वो। अब यहाँ पे बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि यहाँ पे आप कैनेडियन एड्रेस लिखना कैनेडियन एड्रेस लिखना है या इंडियन एड्रेस लिखना है जो आपके पासपोर्ट पे है। तो यहाँ पे कैनेडियन एड्रेस जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप लिख दो जो करंटली आप जिस पे रहते हो, डेट ऑफ बर्थ भरना, फादर मदर एंड वाइफ हस्बैंड आपके अगर केस में है तो आप यहाँ लिख सकते हो फादर नेम, मदर नेम, वाइफ या फिर हस्बैंड नेम। अब यहाँ पे जो डेट है लिखी है, ये जो डेट पूछ रहे हैं ये पूछ रहे हैं कि आप कैनेडियन एड्रेस जो यहाँ पे मेंशन किया है वो एड्रेस पे आप कब से रह रहे, तो वो एड्रेस आप यहाँ डाल देना। और फिर यहाँ प्लेस डेट, यहाँ सिग्नेचर, इसका प्रिंट आउट आप ले लेना, ये भी आपको लेके जाना है। ये हो गया। तो हमारे पास चेकलिस्ट फॉर्म जो कि ये फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर्म में बताऊंगा आगे, ओरिजिनल पासपोर्ट आपके पास है, एनेक्चुअली अभी हमने भरा, और प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए आपके पास होना चाहिए कुछ भी, जैसे कि मैंने पहले बोला यूटिलिटी बिल वगैरह। सबसे इजी होती है यूटिलिटी बिल, अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, यानी कि फाइडो का बिल, रॉजर्स का बिल, या फिर बोलो टेलीफोन बिल, सबसे इजी ये होता है। तो अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो यार ये ज़रूर लेके जाना, ये पक्का पूछेंगे वो लोग, ठीक है। और स्टेट्स ऑफ कनाडा आपके पास ऑलरेडी पड़ा है जो कि परमिट होगा आपके पास, और फीस आपको भरनी है कैश या डेबिट में। 2 फोटोग्राफ्स आप खिंचवा के रख लेना, 2x2 की होनी चाहिए। आगे चलते हैं। अब ये सब होने के बाद आपको यहाँ पे गूगल में लिखना है एम्बेसी इंडिया। एम्बेसी इंडिया में सेकेंड जो लिंक है आप इस पर क्लिक कर सकते हो। इसको क्लिक करने के बाद बाय द वे यहाँ पे सबसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम यहीं पे होगा कि आपका पासपोर्ट का जो प्रीव्यू वगैरह है यहीं पे मालूम पड़ेगा। हम यहाँ पे इसलिए आए हैं क्योंकि चेकलिस्ट में बताया गया है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, तो ये वाला जो फॉर्म है हमको इस वेबसाइट में मिलेगा। तो जब आप इधर आ जाओगे आपको क्लिक करना है कनाडा, क्योंकि हम कनाडा से अप्लाई कर रहे हैं। पर फिर आप आओगे यहाँ पे रजिस्टर करने के लिए, यहाँ रजिस्टर करना, ठीक है। फिर यहाँ कनाडा, ओटावा, टोरंटो, वैनकूवर, मेरे केस में टोरंटो है। अगर आपके पासपोर्ट में गिवन नेम जो भी है, ये जो इन्फॉर्मेशन आपके पासपोर्ट के हिसाब से जाएगी। अगर आपका फुल नेम गिवन नेम में डाला हुआ तो गिवन नेम में आपका इन्फॉर्मेशन डाल देना, जैसे भी पासपोर्ट में लिखा है वैसे यहाँ पे करना है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ शिवम, ठीक है। और ये जो मैं इन्फॉर्मेशन डाल रहा हूँ मेरी फुल एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन नहीं है, मैं सिर्फ इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करने के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मेरी फॉल्स है। ईमेल आईडी यहाँ पे आपको डालना है, आपका ईमेल आईडी, ठीक है। अब ये पूछ रहे डू यू वांट योर लॉगिन आईडी टू बी सेम एज योर ईमेल एड्रेस, मैं चाहता हूँ यस। तो ये मेरा लॉगिन यूज़र नेम बन जाता है। पासवर्ड आप सेट कर सकते हो अपना। मैंने पासवर्ड डाल दिया। हिंट क्वेश्चन में मैं बस अभी डाल देता हूँ, ठीक है। कैप्चर डालना है आपको। और फिर आप यहाँ पे रजिस्टर करना। और एक अभी गया है मेरे ईमेल एड्रेस पे एक ईमेल। तो आपने रजिस्टर कर लिया, उसके बाद आपको जाना होगा थर्ड ऑप्शन में जो कि है यूज़र लॉगिन, उस पर आप क्लिक करो।
अब आपने जो यूज़र नेम सेलेक्ट किया था, मैंने सेलेक्ट किया था अपने ईमेल आईडी, तो मैं वही यूज़र नेम यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे। फिर पासवर्ड डालना है आपको। फिर नेक्स्ट है आपको कैप्चा डालना होगा आपका। उसके बाद जो नीचे ब्लू बटन जो कि लॉगिन बटन है उस पर आप क्लिक करोगे। उसके बाद आपको ऑथेंटिकेट करके फर्स्ट वाले ऑप्शन पे जाना होगा, अप्लाई फॉर ऑर्डिनरी पासपोर्ट, उस पर क्लिक करो। फिर आपको फर्स्ट रीइश्यू ऑफ पासपोर्ट क्लिक करना है। उसके बाद चेंज ऑफ, मेरा था कि स्पाउसल नेम मुझे ऐड करवाना था, तो मैंने उस पर क्लिक किया और एक्सपायरी लिखा। आपके जो ऑप्शन है वो आप कर लो। और नेक्स्ट है नॉर्मल 36 पेजेस, नेक्स्ट करना। उसके बाद गिवन नेम, अगर आपका जो पासपोर्ट पे आपका पूरा का पूरा नाम गिवन नेम में है तो यहाँ पे भी आप गिवन नेम में आपको पूरी डिटेल्स डालनी है। सर नेम आप ब्लैंक छोड़ सकते हो। फिर ये मेल नो और फिर डेट ऑफ बर्थ। तो जो भी मैं इन्फॉर्मेशन यहाँ इनपुट कर रहा हूँ ये सिर्फ वीडियो पर्पज़ के लिए ही, मेरी एक्चुअल इन्फॉर्मेशन नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा नो, और स्टेट सेलेक्ट करो आपकी, और उसके बाद सिटी। उसके बाद मैरिटल स्टेटस नीचे होगा, उसको आप आपके हिसाब से कर सकते हो। मेरे केस में मैरिड है। और सिटीज़न बाय बर्थ, पैन कार्ड अगर आपके पास है और वोटर आईडी है तो आप ज़रूर डालना, मेरे पास नहीं था। ओके, एम्प्लॉयमेंट स्टूडेंट एंड देन ग्रेजुएट एंड अबाव, यहाँ पे आप क्लिक करो नो, येस। और आधार कार्ड आप ज़रूर डालना, कि नहीं तो उसके बिना आप आगे नहीं जा सकते। तो आधार कार्ड आप डालो और फिर करना क्लिक नेक्स्ट पे, आई एग्री एंड देन नेक्स्ट। फिर यहाँ पे आपके फादर्स, मदर्स और स्पाउसल इन्फॉर्मेशन डालनी होगी, तो आप वो तीनों इन्फॉर्मेशन फिल कर देना और नेक्स्ट पे क्लिक करना। फिर आपका पासपोर्ट, और जो काफ़ी लोग को इन्फॉर्मेशन नहीं पता कि पहला वाला जो कॉलम है वो कौन से एड्रेस की बात हो रही है, वो हो रही है इंडियन एड्रेस के बारे में। सेकंड कॉलम जो पूछता है वो है आपके कैनेडियन एड्रेस के बारे में। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लिक करो आप। उसके बाद ये जो ग्रीन बटन है इस पर क्लिक करना। उसके बाद इमरजेंसी कॉन्टैक्ट में मैंने अपने खुद का दे दिया है, और नाम और ईमेल एड्रेस, और मैंने खुद का ही नंबर दिया है। नेक्स्ट क्लिक करना इसके बाद। उसके बाद पासपोर्ट डिटेल, जो एग्जिस्टिंग पासपोर्ट है उस पर जो भी इंफॉर्मेशन है वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। फ़ाइल नंबर की अगर मैं बात करूँ तो जो फ़ाइल नंबर है आपके पासपोर्ट पे जहाँ पे एड्रेस लिखा है उसके नीचे आप लेफ़्ट साइड में देखना, आपको वहाँ पे फ़ाइल नंबर में भी फ़ाइल नंबर भी मिल जाएगा बॉटम लेफ़्ट पे। ठीक है, तो वहाँ से आपको फ़ाइल नंबर इनपुट करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। ये एक्सपायरी हो गया। और फिर नीचे क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपके किसी फैमिली मेम्बर डिप्लोमेट वगैरह हैं, उनके पास है, तो आप येस कर सकते हो। मेरे पास नहीं था तो नहीं। और आपको कभी पासपोर्ट आपने अप्लाई किया और नहीं मिला है तो उसके लिए आप येस करना। मेरे केस में नहीं था तो मोस्टली केसेस में नो होगा। और ये जो पेज है ये पूरा पेज में नो करना है, क्योंकि ये बेसिकली क्रिमिनल एक्टिविटी के बारे में पूछता है, तो मोस्टली सबका नो ही है। तो आप नो पे क्लिक करके आप आगे बढ़ सकते हो। फिर यहाँ पे जो फ़ोटो है और सिग्नेचर आपको डालनी होगी, तो फ़ोटो 2x2 ही डालना है आपको, और सिग्नेचर फ़ोटो के नीचे कर सकते हो आप। फिर नेक्स्ट क्लिक करना आप। अब आपका पूरी की पूरी डिटेल्स यहाँ पे शो हो रही है। आपको कोई भी अमेंडमेंट करना है तो आप बैक कर सकते हो और अमेंडमेंट करके इसको सेव कर सकते हो। जैसे ही आप सेव करोगे आपको एक एप्लीकेशन नंबर मिलेगा। मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं कर चुका हूँ ये चीज़, और मैं नहीं चाहता कि उनको वापस मेरी इन्फॉर्मेशन मिले। उसके बाद आपको फिर से लॉगिन करना होगा सेम वेबसाइट पे जाके। तो यहाँ पे आप पासवर्ड डालो, कैप्चा डालो, उसके बाद आपको लॉगिन पे क्लिक करना होगा। तो सेम इंटरफेस अभी खुलेगा आपको। आप नीचे स्क्रॉल करना और वहाँ
जो एप्लीकेशन नंबर आपने सबमिट किया था वो उस पे जाके डाउनलोड करना और वही फॉर्म लेके जाना है 2x2 फ़ोटो के साथ। तो आपने मेरी स्क्रीन शेयर देख लिया है, तो अब मैं धीरे-धीरे आपको बताऊँगा कि क्या प्रोसीजर होते हैं, क्या मेरा एक्सपीरियंस था और क्या मैं ट्रिक बताना चाहूँगा। तो सबसे पहले सेंटर के बारे में, टोरंटो की बात करूँ तो यहाँ पे 2 सेंटर है, ब्रैम्पटन जो पुराना वाला था ही, जो कि बड़ा ब्रांच है। सेकंड ब्रांच जो कुछ टाइम पहले खुला है वो है मिसिसागा ब्रांच। तो ये होगी ब्रांच की बात। सेकंड है, अगर आपको बीएलएस से बात करने का मन है, कॉन्टैक्ट सेंटर उनके नंबर दिए गए हैं गूगल पे, मैं देखूंगा कि नंबर डाल पाऊंगा तो डिस्क्रिप्शन में नंबर भी डाल दूंगा। तो आप कोई भी सवाल पूछना चाहो तो बीएलएस कॉन्टैक्ट सेंटर आपको जवाब दे देगा। आई थिंक हार्डली आपको 1-2 मिनट वेट करना होगा। सेकंड है कि आपको अगर प्रीमियम सर्विस चाहिए तो वो लोग वो भी देते हैं, तो उसके लिए जो प्रीमियम जो प्राइस है वो आपको पे करना होगा। अब नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहूँगा कि बीएलएस सेंटर, इंटरनेशनल सेंटर में जाने का आपके पास 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका है कि अपॉइंटमेंट लो आप, और दूसरा तरीका है कि आप वॉक इन कर सकते हो। जो अपॉइंटमेंट बेस का प्रॉब्लम ये है कि लोगों को 2-2 महीने का वेट करना पड़ जाता है, और ये सबको पसंद नहीं आता क्योंकि हर कोई यहाँ पे बहुत बिजी है और चाहता है अपना काम जल्दी-जल्दी हो जाए। तो अपॉइंटमेंट लेने में डिसएडवांटेज ये है। फ़ायदा ये है कि आप जब जाते हो तो आपको वेट नहीं करना पड़ता, आपका काम हो जाता है। वॉक इन का नुकसान ये है कि आपको बहुत वेट करना पड़ता है, करीब 7-8 घंटे वेट करना पड़ जाता है। एडवांटेज है कि आपका काम जल्दी हो सकता है। अब मैं बताता हूँ मेरा एक्सपीरियंस क्या-क्या हुआ, क्योंकि ये सब तो चलो हो गया कि इन्फॉर्मेशन की वाली बात है, और मेरा एक्सपीरियंस, रियल लाइफ एक्सपीरियंस क्या हुआ मेरे साथ हाल ही में। तो मैं गया था बीएलएस मिसिसागा ब्रांच में। तो मैं पहुंचा करीब 6:45 AM को, और मेरे सामने थे बंदे, 15 से 16 बंदे मेरे सामने थे, राइट। सो मैं जल्दी पहुंच गया, लेकिन फिर भी बहुत लंबी, मतलब 15-16 बंदे थे और मुझे लगा कि इतना टाइम नहीं लगेगा, आधे आधे घंटे में 1-2 बंदे तो ले ही लेंगे। लेकिन जब सेंटर खुला, जो कि 8 बजे खुला, खुलने के बाद उन्होंने स्टार्टिंग में 2-3 बंदे वॉक इन से ले लिए। फिर मुझे लगा अगर ये पेस में होगा तो मेरा नंबर भी जल्दी आ ही जाएगा। लेकिन उसके बाद जो वॉक इन वाले जो क्यू था वो बहुत धीरे बढ़ा आगे। 1-1 घंटे में 1-1 बंदे को लेके जा रहे थे वो लोग अंदर। क्यों? क्योंकि जो वॉक इन क्योंकि जो अपॉइंटमेंट बेस्ड बंदे थे वो भी आ रहे थे बीच में। सो प्रायोरिटी पहले उनको दी जाती है, फिर वॉक इन को दी जाती है। तो ये, जैसे मैंने पहले भी बताया कि डिसएडवांटेज है, आपको वेट करना पड़ता है वॉक इन में। तो यही मेरे साथ भी हुआ। तो मैं वेट कर रहा था। जैसे मैंने बताया, मैं 6:45 AM को गया और मेरा नंबर आया 1:30 को। और इसमें भी मैं बहुत खुश था क्योंकि नंबर कम से कम आया, क्योंकि मैं इतनी देर से खड़ा हूँ तो मैं चाहता हूँ मेरा काम हो जाए, राइट। सो मैं बहुत खुश था कि मेरा नंबर आ गया। क्योंकि अगर आप, मैं आपको वो दिखाऊंगा कि उन्होंने क्या बताया है इन्फॉर्मेशन वेबसाइट पे, कि अगर आप 8 बजे से लेके 1 बजे के बीच में आते हो, 8 AM to 1 PM के बीच में आते हो, तो आपका अगर नंबर आ गया तो हम आपको एंटरटेन कर लेंगे। लेकिन अगर आपको 1 PM के बाद अगर आप वॉक इन में खड़े हो तो आपको हम लोग घर भेज देंगे। तो ये इन्फॉर्मेशन उन्होंने पहले ही बता दिया है कि 8 AM to 1 PM को ही वो लोग एंटरटेन करते हैं। और मेरा नंबर करीब 1:15 से 1:30 के बीच में कुछ आया था, और वहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड थे उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट किया और उसने मुझे जाने दिया, क्योंकि लाइन इतनी लंबी बची नहीं थी अब। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस। फिर जब मैं, उन्होंने मुझे जो टोकन दिया सिक्योरिटी गार्ड ने, तो उसने मुझे बोला कि आप 4th फ्लोर पे जाना। मैं 4th फ्लोर पे गया, वहाँ पे शायद 405 रूम नंबर होगा, आप वहाँ पे जाओगे। इसके बाद ऐसा नहीं है कि आप जाते ही आपका काम हो जाएगा, वहाँ पे जाके आपको एडिशनल कुछ टाइम वेट करना होगा। मुझे 2 घंटा वेट करना पड़ा था। मुझे मेरा नंबर फिर आया 3:30 PM को। अब मुझे डॉक्यूमेंट सबमिट करने, तो डॉक्यूमेंट्स में मैं लेके गया था अपना पासपोर्ट, मैरिज सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस जो ओंटारियो का है, आधार कार्ड भी लेके गया था जस्ट इन केस, और चेकलिस्ट, और आपने जो भरा था, मैंने जो भरा था वो पासपोर्ट फॉर्म, ये सब मैं लेके गया था, और अपनी 2x2 फोटोज़। तो करीब 3 से 4 मैं लेके गया था वहाँ पे, और पेमेंट मैंने की और काम मेरा हो गया। काम एक्चुअली था 5-10 मिनट का ही काम होता है, वो लोग चेक करते हैं आपकी डॉक्यूमेंट्स और पेमेंट लेके आपको छोड़ देते हैं। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस। अब मैं बताऊंगा आपको कि क्या ट्रिक्स मैं बताना चाहता था आपको। तो अब आता है ट्रिक के बारे में, जो आप लोग वेट कर ही रहे होगे अगर आप कर रहे थे तो। तो सबसे पहला जो
यहाँ पे है कि एक्सपायरी को लेके, तो जैसे कि आप देख रहे हो आईआरसीसी बहुत कुछ चेंजेस कर रहा है, तो मैंने भी चेक किया कि वर्क परमिट को लेके क्या चेंजेस है। तो मुझे मालूम पड़ा कि जैसे कि मैं एलिजिबल हूँ वर्क परमिट के लिए 2028 और मेरा पासपोर्ट एक्सपायर हो रहा है 2027 में। उन्होंने बहुत क्लियरली मेंशन किया है कि अगर आपका एक्सपायर हो रहा है 2027 में या अपने वर्क परमिट से पहले, तो वर्क परमिट तब तक का ही मिलेगा आपको। अगर मैं अपनी एग्जांपल बताऊं तो मेरा पासपोर्ट एक्सपायर हो रहा है 2027 में और वर्क परमिट मिलना चाहिए 2028 तक, तो वो लोग मुझे 2027 तक का ही परमिट देंगे। और अगर आपको 2028 तक के लिए चाहिए तो वापस आपको अप्लाई करना होगा। एंड आई एम नॉट श्योर कि आईआरसीसी तब तक क्या डिसीजन लेगा, क्या पता रूल्स चेंज हो जाए। तो मैं चाहता हूँ कि ये पंगे लो ही ना, क्योंकि हर दिन कुछ ना कुछ चेंजेस आते रहते हैं आईआरसीसी को लेके। और मैं चाहता हूँ कि अगर मैं वर्क परमिट 3 साल के लिए मेरे पास एलिजिबिलिटी है तो मुझे पूरा ही मिले। तो रूट कॉज जो प्रॉब्लम है मैं चाहता हूँ वो ठीक कर दूँ, जो कि है पासपोर्ट की एक्सपायरी। तो ये सबसे पहला जो मेरा प्रॉब्लम था ये था, और इसी के साथ मुझे डलवाना था अपना स्पाउसल का नाम, और ये है मेन ट्रिक। तो अगर आप चेक करो तो उन्होंने बताया कि अगर आपका एक्सपायरी 1 साल से ऊपर है तो वो लोग मतलब कि एक्सपायरी को लेके वो ज़्यादा एंटरटेनमेंट नहीं देते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं कैसे करूँगा, और मैंने चेक किया बीएलएस को, मैंने सीधा कॉल किया। मैंने बोला कि अगर मैं अपना पासपोर्ट एक्सपायरी बढ़ाना चाहता हूँ, क्या मैं अगर अपना स्पाउसल नेम डलवाऊँ, मानो ये चेंजेस करवाना चाहता हूँ, तो क्या मेरा एक्सपायरी बढ़ जाएगा? उन्होंने बोला हाँ। तो ऑटोमेटिक 10 साल मेरे ऐसे बढ़ जाएंगे। तो मैंने इंडिया में पासपोर्ट में मेरी वाइफ का नाम नहीं डलवाया था, तो ये बहाने मैं अपना एक्सपायरी भी बढ़ा लूंगा। इस बार यहाँ पे ये काम करवाऊंगा कि स्पाउसल का नाम डलवाऊंगा और एक्सपायरी ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। सो दैट वाज समथिंग रियली ग्रेट कि मैंने ये इन्फॉर्मेशन वहाँ से सीधा बीएलएस से ली और उन्होंने मेरे को बोला कि हाँ ये हो जाएगा। तो मैं बहुत खुश था। तो मैं इसलिए गया बीएलएस सेंटर, और नेक्स्ट टिप थी जो तो मैंने पहले भी बताया कि जो वॉक इन करना चाहता है वो चाहता है कि वेट ना ही करे। उनके पास या तो बहुत अर्जेंट काम है और आप इसलिए वॉक इन कर रहे हो। तो अगर आप चाहते हो वॉक इन में आपका काम हो जाए तो आई वुड सजेस्ट कि आप प्लीज़ 5:30 AM में जाके लाइन में लग जाओ ताकि आपका नाम नंबर आ जाए। फ्लुक में मत लेना कि अगर हो गया तो हो गया, हम 7 बजे जाते हैं 8 बजे जाते हैं काम हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। वहाँ पे लाइन में लोग 4-4 बजे से भी खड़े होते हैं कभी कभार। तो 5:30 एक सेफ है, ना इधर ना उधर। आपका अगर आप 5:30 जाके खड़े हो जाओगे मोस्ट प्रॉब्ली आपका नंबर आ जाएगा। जितना मेरा एक्सपीरियंस है, अगर आपके सामने 7 से 10 बंदे हैं और आप 11th नंबर पे हो ना तो आपका काम हो जाएगा। और नेक्स्ट टिप मैं ये देना चाहूँगा, अगर आपका नंबर थोड़ा सा, अगर आप 17th नंबर पे हो या 20th नंबर पे भी हो तो आप हार मत मानो। काफ़ी बार बंदे क्या करते हैं स्ट्रेसफुल होके, जैसे कि 9 बज गए 10 बज गए यार हम बहुत देर से खड़े हैं हमारा नंबर क्यों नहीं आ रहा, तो वो स्ट्रेस होके वो निकल जाते हैं लाइन से बीच में से, राइट। या किसी को काम है तो वो बीच में से निकल जाता है। तो आप खड़े रहो, देखो 1 बजे तक आपका नंबर अगर आ जाए तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ऐसे ही मेरे साथ भी हुआ था। मेरे सामने बंदे बहुत थे, बीच में वो लोग स्ट्रेसफुल होके वो निकल गए तो मेरा नंबर आ गया, राइट। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी थी। मैं सोचा कि मैंने यूट्यूब में बाकी लोग को भी देखा है, ये इन्फॉर्मेशन मुझे कहीं मिली नहीं, तो मुझे लगा कि मैं आपको ये शेयर करूं। और जैसे मैंने कहा कि मैं वीडियोस कम लेके आता हूं, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप लोग के लिए जब भी लेके आऊँ कुछ बेनिफिशियल लेके आऊँ और इन्फॉर्मेटिव हो। तो बीएलएस का जो काम है यहाँ कनाडा में बहुत इंडिया के मुकाबले में स्लो है, और यहाँ पे इम्पोर्टेंट रहता है ये पासपोर्ट को लेके, लीगल चीज़ों को लेके। तो मुझे लगा कि वीडियो आप लोग को दिखाऊं और आप लोग को अवेयर करूँ चीज़ों के बारे में। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।